नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस राहुल सर क्लासेस में। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हम जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की पहली ऑनलाइन कक्षा आपके शुरू करने जा रहे हैं। बायोलॉजी की अगर बात की जाए तो ये एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इसमें हमारे जीवन, पर्यावरण और जीव जंतुओं को समझने में मदद मिलती है। अगर जीव विज्ञान की बात की जाए तो पहला प्रश्न हमारे लिए ये बनता है कि जीव विज्ञान क्या है। तो अगर जीव विज्ञान क्या है इसकी बात की जाए तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जीवों के जीवन और उसकी संरचना, कार्य या उसके विकास या उसकी उत्पत्ति और उसके आपसी संबंध के बारे में हम समझते हैं। जीव की अगर बात की जाए तो यानी जो जीवित जो प्राणी हैं, और अगर विज्ञान की बात की जाए यानी उसके अध्ययन की बात हो रही है, तो जीव विज्ञान वहाँ से निकल के आता है। जीव विज्ञान क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है हमें, तो उसके बारे में अगर आप समझें तो हमारा पूरा जीवन और पर्यावरण जीव विज्ञान से जुड़ा हुआ है। हमारा जो जीवन है और पर्यावरण है ये जीव विज्ञान से लगभग जुड़ा हुआ आपको महसूस होगा। जैसे मान लीजिए कि स्वास्थ्य हो गया, चिकित्सा हो गया, कृषि हो गया या आपका फूड हो गया यानी भोजन हो गया, तो ये सब आपके विज्ञान से संबंधित आपके पार्ट जुड़े हुए महसूस होते हैं। और इसी के साथ पर्यावरण हो गया, आपका जो प्रकृति है, नेचर है, उसके बारे में अगर बात की जाए तो ये एक साइंस के पार्ट आपको दिखाई देते हैं। अगर बात की जाए जीव विज्ञान या बायोलॉजी की, जीव विज्ञान या बायोलॉजी की, तो हम हमारे जो जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें एक शब्द आपको देखने को मिलेगा, सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान का तात्पर्य यह है, सामान्य विज्ञान का तात्पर्य यह है सामान्य विज्ञान। अगर सामान्य विज्ञान की बात की जाए तो आपसे जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आप देख रहे होंगे कि जो डेली यूजेज वाली चीज़ें हैं, जो साइंस से संबंधित हैं, वहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। अगर इसमें बात की जाए कि कौन कौन से विषय शामिल होते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपका जो भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स। दूसरा आपका जो जुड़ता है वो है आपका रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिस्ट्री। ठीक है। अगर तीसरा आपसे बात की जाए तो जीव विज्ञान। और आज से हम इसी क्लास आपकी स्टार्ट करने जाएंगे। इसको इंग्लिश में बोला जाता है बायोलॉजी। ठीक है। और इससे इतर आपको एक सब्जेक्ट या एक विषय ये भी मिलता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक। अगर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अगर बात की जाए यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो इसमें आपको कुछ टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे बायोटेक्नोलॉजी और जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी। अगला जैसे डिफेंस। ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी। इसकी इतर भी आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये आपको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को देखने को मिल जाएंगे। लेकिन बेसिकली ये सारे जो टॉपिक हैं आपके जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे के सारे लगभग करंट बेस्ड होते हैं, यानी जो चर्चा के विषय बने रहते हैं, जो आपके समसामयिक पॉइंट्स बनते हैं, वो लगभग करंट अफेयर के यहाँ पे पॉइंट आपको देखने को मिल जाते हैं, जहाँ से आपके लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हमारी जो पहली कक्षा होगी वो बायोलॉजी से हम स्टार्ट करेंगे
और धीरे धीरे आगे चल के इस पूरे साइंस को हम कवर करेंगे। सामान्य विज्ञान की बात की जाए यानी जनरल साइंस की बात की जाए, ठीक है, अगर जनरल साइंस की बात की जाए तो जनरल साइंस को हम सामान्य विज्ञान, ठीक है, यानी जनरल साइंस की अगर हम बात करें तो जैसे मैं आपसे बात कर चुका हूं कि केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया और बायोलॉजी हो गया, तो हम यहाँ पे आज पहला जो आपकी पहली क्लास जो आपकी स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपकी होगी बायोलॉजी की, ठीक है। बायोलॉजी की अगर बात की जाए तो बायोलॉजी को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके देखते हैं। एक आपका होता है जूलॉजी और दूसरा होता है आपका बॉटनी, यानी जूलॉजी को हिंदी में बोला जाता है जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, और बॉटनी को हिंदी में बोला जाता है वनस्पति विज्ञान, ठीक है। तो हमारी जो क्लास आपकी स्टार्ट होगी आज से वो जूलॉजी पे होगी, और जूलॉजी यानी कि जो जंतु विज्ञान है उसमें भी हम आज जो जंतु का वर्गीकरण यानी जो एनिमल क्लासिफिकेशन है यानी जंतु वर्गीकरण, ये पहला टॉपिक होगा। दूसरा हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा आपका मानव कार्यकी, मानव कार्यकी का मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। मानव कार्यकी की अगर बात की जाए तो मानव कार्यकी के हम आपको देखेंगे, हम आप लोग मिलकर के देखेंगे कि जितने भी तंत्र हैं, यानी जैसे मान लीजिए स्केलेटन हो गया, स्केलेटन मतलब जैसे कंकाल तंत्र, श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र, ठीक है, पाचन तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त से संबंधित सारी चीज़ों को कवर करेंगे और एक एक करके समझेंगे। रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है, तो एक एक करके बात करेंगे। और भी बहुत सारे टॉपिक हैं इसमें, जैसे जंतुओं का आर्थिक जो महत्व है, यानी जैसे मधुमक्खी पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, और इसको साइंस में क्या बोला जाता है उस टर्मोलॉजी की बात की जाएगी। जेनेटिक्स की बात की जाएगी आपसे, यानी आनुवांशिकता की बात की जाएगी। और जो ह्यूमन डिजीज़ हैं आपके, जैसे मानव रोग हैं और प्रतिरक्षा जो तंत्र है उसकी बात की जाएगी। और कुछ मिसलेनियस के तौर पे जो टॉपिक आपके छोटे होंगे उसकी बात हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास आपकी बायोलॉजी की, ठीक है, बायोलॉजी। बायोलॉजी, ठीक है। तो अगर जीव विज्ञान की बात करें तो सामान्य जो परिचय हम अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि विज्ञान यानी जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जो सजीव यानी कि जो जीवधारी हैं उनका विस्तृत क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। अगर जीव विज्ञान शब्द के प्रयोग की बात की जाए तो ये जो बायोलॉजी है आपका, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक है आपका बायो और दूसरा है लोगस, यानी बायो का मतलब होता है जीवन और लोगस का मतलब होता है अध्ययन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इस शब्द का जो जीव विज्ञान आपका शब्द है, इसका सबसे पहला जो प्रयोग किया गया था वो सर्वप्रथम लेमार्क जो फ्रांस के थे, और जो ट्रेविरेनस जो थे वो जर्मनी के थे, और इन्होंने ही 1802 में इसका शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। तो ये दो नाम आपसे कई बार पूछे भी जाते हैं, लेमार्क और ट्रेविरेनस, ये दोनों ने 1802 में जो जीव विज्ञान शब्द है इसका प्रयोग किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगर बात की जाए कि सजीव कौन है यानी जीव कौन है, किसको कहा जाए कि ये सजीव है, तो देखिए जिसमें वो सजीव कहलाएगा जिसमें श्वसन की प्रक्रिया मौजूद हो, ग्रोथ हो रही हो यानी वृद्धि हो रही हो, पोषण मिल रहा हो, उसको पोषण की क्रिया हो रही हो, पाचन हो रहा हो, पाचन की क्रिया यानी डाइजेशन हो रहा हो, उत्सर्जन यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन कर रहा हो, यानी उत्सर्जन आप जैसे समझेंगे, आगे मैं इसकी और चर्चा करूंगा, ये पूरा एक टॉपिक है उत्सर्जन भी। जैसे मान लीजिए आपको स्वेटिंग यानी पसीना हो रहा है, ठीक है, तो ये आपकी तेलीय ग्रंथि हो गई, स्वेट ग्रंथि जो ग्लैंड हो गई, और आपके जो यूरिन हो गया या जो अमोनिया, ये जो जितने भी जीव होते हैं ये जो उत्सर्जन कर रहे होते हैं इसके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। तो उत्सर्जन बेसिकली ये है कि उत्सर्जन आपको देखने को मिलेगा कि जंतु भी कर रहे हैं, पेड़ पौधे भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे उत्सर्जन आपको देखने को मिलेगा। आगे इसमें डीप में चर्चा करेंगे एक एक टॉपिक पे हम, फिलहाल आपका ये यहाँ पे इतनी चर्चा करेंगे। और जिसको सजीव और क्या है जिसमें सजीव जिसको कहा जा सकता है, तो रिप्रोडक्शन हो रहा हो यानी प्रजनन की जो अवस्था हो यानी प्रजनन हो रहा हो, तो उसको हम सजीव बोलेंगे। सजीव किसको, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे बच्चा दिख रहा है यानी मानव को हम सजीव कह सकते हैं। मछली प्रजाति हो गई, जितने भी जीव जंतु होते हैं वो सजीव की कैटेगरी में आएंगे। पशु पक्षी हो गए आपके, ये भी आपके सजीव की के अंतर्गत देखे जाएंगे। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो पेड़ होते हैं या प्लांट्स होते हैं ये सजीव हैं, तो हाँ ये भी सजीव हैं। आइए आगे समझते हैं कैसे इनको सजीव माना जा रहा है। देखिए क्या पौधे सजीव हैं, क्या प्लांट्स सजीव हैं, तो हाँ प्लांट्स सजीव होते हैं। इनमें भी श्वसन की प्रक्रिया हो रही होती है। आपने देखा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को ये ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को हमको प्रदान करते हैं, ठीक है, तो यहाँ भी श्वसन आपको देखने को मिलेगा। आगे सारी चीज़ों पे, सारे टॉपिक पर डीपली बात की जाएगी। फिलहाल यहाँ पे आपका एक ये इंट्रोडक्शन के रूप में है और पहली क्लास हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे क्या पेड़ों में वृद्धि यानी ग्रोथ होती है, बिल्कुल होती है, आपको दिखाई देती होगी, है ना। पोषण हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। उत्सर्जन, हाँ इनमें भी उत्सर्जन हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि कैसे ये उत्सर्जन करते हैं। ये देखिएगा, ये आपको उत्सर्जन देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए ये आपको पेड़ पत्तियां दिख रहे होंगे, ये क्या है आपके उत्सर्जन हो रहे हैं, ठीक है, तो इसी को देख करके ये उत्सर्जन यहाँ पे भी होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे भी देखने को मिलेगा आपको कि इसमें प्रजनन, यहाँ बिल्कुल जो फ्लावर्स हैं, ठीक है, जैसे ये भी प्रजनन के दौर में आते हैं यानी रूप में देखे जाते हैं। तो आगे इन सारी चीज़ों पर भी हम लोग डीपली बात करेंगे, ये सारे टॉपिक बन करके आपके सामने आएंगे, उस पर चर्चा करेंगे हम, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे अभी इतना ही कवर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने आपसे बात की थी कि अगर जीव विज्ञान यानी जीव विज्ञान की बात कर रहे थे हम लोग, यानी बायोलॉजी की जो बात की जा रही थी, तो बायोलॉजी को हमने दो रूपों में देखा, जूलॉजी और बॉटनी, ठीक है। तो जूलॉजी और बॉटनी, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो जूलॉजी है, यहाँ पे आपको अरस्तु दिख रहा होगा, तो अगर जूलॉजी के पिता यानी जनक की बात की जाए तो अरस्तु को माना जाता है। एक मैं आपको और यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि बायोलॉजी के पिता या जनक किसे कहा जाता है, तो ये भी आपके अरस्तु ही होंगे, अरस्तु ही होंगे, ठीक है। यानी जूलॉजी के पिता यानी जनक की बात की जाए तभी आपको अरस्तु क्लिक करना है, और बायोलॉजी के अगर पिता की बात या जनक की बात की जाए तभी आपको आंसर अरस्तु ही देना होगा, ठीक है। अगर बॉटनी की बात की जाए तो बॉटनी को जो जनक माने जाते हैं वो थियोफ्रेस्टस माने जाते हैं, ठीक है। तो अगर जूलॉजी की जनक की बात की जाए तो आपके अरस्तु का नाम आता है, और अगर बॉटनी की बात की जाए तो इनके जनक के रूप में थियोफ्रेस्टस को देखा जाता है, ठीक है। अगर बायोलॉजी के जनक की बात की जाए तो अरस्तु को ही ये जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
चलिए देखिए, अरस्तु सर ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, हिस्टोरिया एनिमोलियम, ठीक है। अगर इसकी बात की जाए तो इन्होंने लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया है। आपको दिखाते हैं अभी कि इन्होंने जो बुक लिखी थी, ये देखिए, ये आपको बुक देखने को मिल रही होगी। ये असु ने इन्होंने लगभग 500 प्रजातियों का वर्णन किया है, सचित्र आपको दिख रहा होगा, इसी प्रकार से इन्होंने वर्णन किया है, ठीक है। इसीलिए इन्हें जूलॉजी या फिर बायोलॉजी का पिता या जनक कहा जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हिस्टोरिया एनिमलम, चलिए, इसलिए ने जंतु विज्ञान का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। अगर थियोफ्रस्टस की बात की जाए, यानी थियोफ्रस्टस की बात की जाए, तो इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में लगभग कितने 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया है। इसीलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। यानी जो आपके थियोफ्रस्टस हैं, इन्होंने 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया है। आप इनकी भी किताब को एक झलक देख सकते हैं, ये आपको बुक दिख रही होगी, ठीक है। ठीक इसी प्रकार ने इन्होंने प्लांट्स के बारे में वर्णन किया है, ठीक है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिल भी रहा होगा, जो मैंने अभी आपसे चर्चा की थी, कि अगर जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की बात की जाए जनक की, तो किसको माना जाता है, अरस्तु को माना जाता है। अगर जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी की बात की जाए, तब भी हम अरस्तु को जनक के रूप में देखते हैं, ठीक है। अगर वनस्पति विज्ञान की बात की जाए यानी बॉटनी की बात की जाए, तो थियोफ्रस्टस की बात की जाए। अगर कोशिका विज्ञान यानी सेल बायोलॉजी की बात की जाए या साइटोलॉजी की बात की जाए, ठीक है, तो हम रॉबर्ट हुक को आगे देखेंगे। पूरा एक टॉपिक आपका सेल बायोलॉजी यानी सेल के बारे में वहाँ समझेंगे, ठीक है। जैसे आपको सेल देखने को मिलेगी कि प्लांट सेल, एनिमल सेल, जिसमें आपको और डीप में जाएंगे तो आपको यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अगली क्लास में वो सेल के बारे में हम चर्चा करेंगे और डीपली हम चर्चा वहाँ पे कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर जीवधारियों के वर्णन की अगर बात की जाए, वर्गीकरण की अगर बात की जाए, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा जीवधारियों का वर्गीकरण, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको देखेंगे कि सेल आपको दिख रही होगी, ऊतक दिख रहा होगा, अंग दिख रहा होगा, अंग तंत्र दिख रहा होगा और जीव दिख रहा होगा, यानी ऑर्गेनिज्म दिख रहा होगा। देखिए, मान लीजिए एक मानव है, ठीक है। अगर मानव को हम उसके मानव को अगर ओपन करके देखें, तो आप पाएंगे कि कई सारे अंग तंत्रों से मिल करके मानव की उत्पत्ति आपको देखने को मिलेगी। जैसे मैंने आपसे बात की थी ह्यूमन फिजियोलॉजी की, यानी मानव कार्यकी की, तो मैंने बताया था आपको कि श्वसन तंत्र आपको मिल रहा होगा, एक सेकेंड, ठीक है, श्वसन तंत्र, ठीक है, पाचन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक, उत्सर्जन तंत्र इत्यादि जैसे आपको तंत्र देखने को मिलेंगे। लेकिन इन तंत्रों की अगर बात की जाए, अगर इनको भी ओपन करके देखा जाए, तो अगर मैं श्वसन तंत्र की बात करूं, श्वसन तंत्र की अगर बात करूं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कई सारे जो ऑर्गन्स हैं वो मिलकर के एक तंत्र बना रहे होते हैं। यानी अंग तंत्रों को अगर मैं ओपन करके देखता हूँ, यानी मानव को ओपन करता हूँ, तो अंग तंत्र प्राप्त होते हैं मुझे,
और अगर अंग तंत्रों को ओपन करके देखा जाए तो आपको कई सारे उसमें जो ऑर्गन्स हैं यानी कि जो अंग हैं उनके पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर श्वसन तंत्र को हम ओपन करके देखते हैं तो इसमें आपकी नासिका मार्ग, ठीक है, आपके लंग्स यानी फेफड़े, ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो इसमें मिलकर के कार्य कर रहे हैं। तो यानी मानव को अगर ओपन करके देखा जाए तो आपको कई सारे तंत्र प्राप्त होते हैं, और अगर उन तंत्रों को खोल करके देखा जाए तो कई सारे अंग आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर उन अंगों को खोल करके देखा जाए तो आपको वो जो अंग हैं आपके वो किससे मिलकर के बने हैं, ऊतक से यानी टिश्यू से मिलकर के बने हैं। ये सारे आपको टॉपिक सामने आएंगे। अगली क्लास को हम सेल के रूप में देखेंगे, उसके बाद हम टिश्यू के रूप में देखेंगे, ठीक है। तो अगर बात की जाए कि अंगों को ओपन करके देखा जाए यानी अंग किससे मिलकर के बने हैं, तो वो ऊतक से मिलकर बने हैं यानी वो टिश्यू से मिलकर के बने हैं। और ये जो टिश्यू होते हैं ये कोशिका के ग्रुप होते हैं यानी सेल के ग्रुप होते हैं। सबसे छोटी इकाई आपके बिहार में, यूपीपीसीएस में या अदर कई सारे एग्जाम्स में ये कई बार पूछा भी जा चुका है, शायद पिछले साल या इसी साल एक प्रश्न भी आया था आपके कि सबसे छोटी जो इकाई है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कोशिका या सेल कहा जाता है, ठीक है। तो आगे चल के भी इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने यहाँ कोशिश की आपको ये दर्शाने की, ठीक है। मान लीजिए एक मानव है, मनुष्य है ये, ठीक है। अगर इसको ओपन करके देखा जा रहा है तो ऑर्गन सिस्टम आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे डाइजेशन को दिखाया गया है, और इन डाइजेशन को अगर आपको देखा जाए तो जैसे यहाँ पे ऑर्गन्स दिखाए गए हैं यानी आंत को यहाँ पे दिखाया गया आपको। तो जैसे पाचन तंत्र हो गया आपका, ठीक है, पाचन तंत्र आपका हो गया। पाचन तंत्र में आपको देखने को मिलेगा छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है। आपके और भी सारे ऑर्गन्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे आपका अग्नाशय हो गया और पित्ताशय हो गया या फिर आपका लीवर हो गया। तो ये सब पार्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। घबराइएगा नहीं, अभी ये सारे टॉपिक आपको डीपली देखने को मिलेंगे। एक एक टॉपिक पे हम अच्छे से चर्चा करेंगे, बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको बहुत पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर आपका स्टेट पीसीएस हो, किसी भी स्टेट की बात कर रहे हैं हम, तो वहाँ पे ये साइंस पूछा जाता है। या इससे इतर भी अगर आप बात करें, एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, जितना भी रेलवे में तो आपको देखने को मिलेगा कि प्रश्न जो साइंस से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो ऑर्गन्स हैं आपके, मतलब जो अंग हैं, अगर उसको ओपन करके देखा जाए तो ये जो अंग आपके बने हुए हैं वो टिश्यू से मिलकर के बने हुए हैं। यहाँ बात करेंगे कई सारे टिश्यू होते हैं, कई टाइप के आपको टिश्यू देखने को मिलेंगे, लिगामेंट वगैरह जैसी चीज़ों की हम बात करेंगे, ठीक है। अगर अब इन टिश्यू को ओपन करके देखा जाए तो ये किससे के बने होते हैं, ये सेल के बने होते हैं, यानी सबसे छोटी जो इकाई है वो आपकी सेल है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण की बात कर रहे थे। तो जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत जो है ना आपकी, वो कैरोलस लिनियस ने की थी, ठीक है। यानी एक नाम आता है आपका कि अगर आपसे ये कभी प्रश्न पूछा जाए कि जीवों के जो आधुनिक वर्गीकरण है उसकी शुरुआत किसने की थी, तो आपको सीधा आंसर लगाना होगा कैरोलस लिनियस ने, ठीक है। अगर कैरोलस लिनियस को इनकी जो है क्या कहा जाता है, इसी वजह से इनका पिता कहा जाता है, यानी कैरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने जो वर्गीकरण किया था, जो क्लासिफिकेशन किया था, ठीक है, उसके अगर स्टेप की बात करें यानी टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकी की बात करें तो आप देखेंगे 3 स्टेप होते हैं वर्गीकी के। कौन कौन से? पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। दूसरा है आपका वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। तीसरा है आपका नामकरण यानी नोमेनक्लेचर, ठीक है। इन 3 आधारों पर वर्गीकी को देखा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने जो कैरोलस लिनियस हैं, इन्होंने एक बुक लिखी थी सिस्टम नेचर, जिसमें उन्होंने सभी जो जीव हैं उनके वर्गीकरण में 2 भागों में विभाजित किया था।
यानी जो सभी जीव हैं उनको उनका जो वर्गीकरण दो भागों में किया था। कौन कौन सा? तो इन्होंने एक जगत को माना था प्लांट जगत और दूसरे जगत को माना था एनिमल यानी जंतु जगत। ठीक है, यानी प्लांट और एनिमल जगत के रूप में इन्होंने विभाजित किया था। ठीक है, इसके अलावा भी आपके कई नाम आएंगे जिन्होंने तीन भागों में विभाजित किया, किसी ने 4 भागों में किया, किसी ने 5 भागों में किया। तो एक एक करके हम समझेंगे। ठीक है, तो इनकी बुक कौन सी थी? सिस्टम नेचर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक एक करके समझते हैं। तो जो हमारे कैरोलस लीनियस हैं, जो इन्होंने अभी बात हम लोग कर ही चुके हैं। ठीक है, इन्होंने पादप जगत और जंतु जगत में विभाजित किया था, क्लासिफिकेशन किया था इन्होंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो 3 जगत यानी कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया था? तो अर्नेस्ट हैकल नाम आता है। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि जो 3 जगत वर्गीकरण किसने किया है, तो अर्नेस्ट हैकल ने किया है। इन्होंने कौन कौन से जगत बताए हैं? तो इन्होंने बताया है प्लांट किंगडम यानी पादप जगत, दूसरा जंतु जगत, और तीसरा इन्होंने जो जोड़ा वो प्रोटिस्टा जोड़ा। ठीक है, क्या जोड़ा इन्होंने? प्रोटिस्टा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घबराइएगा नहीं, ये सारे टॉपिक्स आपको आगे आने वाली कक्षा में देखने को मिलेंगे। एक एक टॉपिक में हम अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल ये साइंस का यानी बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन है और इसमें अभी हम वर्गीकी को देख रहे हैं, टैक्सोनॉमी को बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला जो आपको क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा वो आपका 5 जगत वर्गीकरण। 4 जगत वर्गीकरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं और नहीं पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो 5 जगत वर्गीकरण अगर आप देखें तो R.H. विटकर नाम आता है आपका, R.H. विटकर। इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण का वर्गीकरण किया इन्होंने। ठीक है, कौन कौन से? तो आपके प्लांट जगत, जंतु जगत और प्रोटिस्टा, यहाँ तक तो आपने देखा ही था। और इन्होंने 2 जगत और जोड़ दिए। कौन कौन से? मोनेरा और कवक यानी फंगी को भी इन्होंने जोड़ा और मोनेरा को भी इन्होंने जोड़ दिया इसमें। ठीक है, तो कभी भी आपसे अगर पूछा जाए कि 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया, तो R.H. विटकर के द्वारा किया गया। और इन्होंने किस किस को जोड़ा इसमें? मोनेरा और कवक को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक करके हम समझते हैं कि मोनेरा क्या है, प्रोटिस्टा क्या है। ठीक है, चलिए अगर मोनेरा की बात की जाए तो इस जगत में सभी जो मैंने आप जैसे एक बार चर्चा भी की है अभी कि जब हम सेल के बारे में पढ़ रहे होंगे, यानी हम कोशिका की अगर हम बात करेंगे तो आपको प्लांट एनिमल सेल के बारे में हम बताएंगे, लेकिन वहीं पे आपको हम बताएंगे कि एक प्रोकैरियोटिक होती है, ठीक है, और दूसरी आपकी यूकैरियोटिक। परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये अभी काफ़ी डीप में आने वाले हैं सारे टॉपिक। ठीक है, केवल यहाँ पे चूंकि चर्चा का विषय है इसलिए हम आपसे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों को अगर हम आप देखेंगे तो जो आपका जो प्रोकैरियोटिक है, बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो आपका न्यूक्लियस है, यानी मान लीजिए कि ये एक सेल है और इसके केंद्रक में, मतलब इसमें केंद्र में एक न्यूक्लियस होता है जिसको केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, केंद्रक बोलते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक है आपका, इसमें ये जो केंद्रक होता है या तो पूरी तरह से सेंट्राइज नहीं होता, यानी कि सही तरीके से विकसित नहीं होता है, अविकसित रूप में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसीलिए इसको प्रोकैरियोटिक के रूप में देखते हैं। तो ये मिलेगा किस में आपको? ये जो सेल होती है किस टाइप की सेल होती है? तो ये आप देखेंगे कि जीवाणु हो गए, जैसे साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, जीवाणु, आर्कीबैक्टीरिया, इसमें ये जो सेल आपको देखने को मिलेगी। तो उस सेल से बने हुए जीवों को हम मोनेरा के रूप में देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर प्रोटिस्टा की अगर बात की जाए तो प्रोटिस्टा जैसे आपके जलीय हो गए, जो जीव हैं जलीय, उनकी बात की जाएगी। जो यूकैरियोटिक आपकी जो सेल मैंने आपकी बताई,
ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद जो एक कोशिकीय होते हैं वो भी आपके प्रोटिस्टा में ही आते हैं। अगर आप इसके उदाहरण की बात करेंगे तो जैसे अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, ठीक है, तो इन सब की बात की जाएगी। ठीक है, यूग्लिना पादप तथा जंतु के बीच की ये कड़ी है, यानी ये जो यूग्लिना है ये आपकी, ये यूग्लिना और पादप यानी यूग्लिना और प्लांट, ठीक है, इसके बीच की ये कड़ी मानी जाती है। किसको? यूग्लिना को। ठीक है, इसके बीच की ये कड़ी मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपसे अभी चर्चा की थी ना कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, ये आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। ये क्या है आपकी, जो कौन सी सेल है, यूकैरियोटिक टाइप की, और ये प्रोकैरियोटिक टाइप की। ठीक है, ये आपको बेसिकली देखने को मिल रही होगी, इसको एनिमल सेल भी बोल देते हैं। ठीक है, ये जो आपको न्यूक्लियस इसमें दिख रहा है, जो केंद्रक है आपका, ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे न्यूक्लियोइड। ठीक है, ये आपको एकदम फैला हुआ पूरी तरह से कोई विकसित रूप से नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, और भी कई सारे यहाँ पे चेंजेस होते हैं। पूरी सेल के बारे में जब हम समझेंगे तो आपको इसको डीप में बताएंगे कि क्या क्या परिवर्तन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, क्या क्या अंतर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे जो 5 टाइम्स जो वर्गीकरण है उसके बारे में बात कर रहे हैं हमने। मोनेरा और प्रोटिस्टा की हमने बात की है। तीसरा देखते हैं प्लांट यानी पादप। जो पादप जगत है आपका, अगर इस जगत में देखें तो सभी जो रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषण उत्पादक जीव सम्मिलित होते हैं, यानी जो प्लांट की बात हो रही है उसके बारे में बात की जाएगी। ठीक है, तो जो रंगीन बहुकोशिकीय आप देखेंगे तो इसमें हम बात करेंगे, जब सेल आपको प्लांट सेल बता रहे होंगे तो उसमें सारे तत्वों की बात करेंगे। ठीक है, सम्मिलित होते हैं, जैसे पुष्पीय और अपुष्पीय बीजीय पौधे सभी इस जगत के अंग हो गए। ठीक है, तो पादप जगत में ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। आगे अगला जो वर्गीकरण है आपका जंतु यानी एनिमल। एनिमल के बारे में तो आप समझते ही होंगे, ये सर्वव्यापी है। यूकैरियोटिक टाइप की यहाँ पे सेल आपको देखने को मिलेगी और बहुकोशिकीय होता है ये। जैसे अगर आप उदाहरण के रूप में देखेंगे तो हाइड्रा, जेलीफिश, सितारा मछली, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी यानी मैमल्स इसी जगत के अंग होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट है आपका कवक यानी फंगी। फंगी की अगर बात की जाए, जो 5वां आपका क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, उसके बारे में अगर बात की जाए तो यह जीव विषमपोषी होते हैं, जो पोषण के लिए सड़े गले, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जो रोटी रखने वाले जो दान होते हैं, ठीक है, जहाँ आप रोटी रखते हैं या जहाँ कचरा आपने देखा होगा, तो वहाँ एक लंबे समय तक अगर उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो आप देखेंगे कि वहाँ पे एक वाइट कलर की एक परत जैसी जम जाती है। ठीक है, आप देखते होंगे, उसको बोलते होंगे कि फफूंद टाइप का लग गया है, तो वो फंगी के रूप में देखा जाता है, यानी कवक के रूप में देखा जाता है। मशरूम को आप समझते होंगे, तो ये सारे सब क्या हैं आपके फंगी हैं यानी कवक हैं। ठीक है, तो जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर ये निर्भर करते हैं। ठीक है, यानी इनका जो जीवन है, वो जो पोषण है, वो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर ये निर्भर करता है। ठीक है, इसे जो मृतजीवी भी कह दिया जाता है, यानी मरी हुई चीज़ों को ये पोषण के रूप में लेते हैं, इसलिए इसको मृतजीवी भी कह दिया जाता है। अगर आप उदाहरण देखें इसका तो मशरूम हो जाएगा, यीस्ट हो जाएगा, पेनिसिलियम हो जाएगा, इसी जगत के ये जो सारे हैं वो सदस्य होंगे। ठीक है, तो ये था आपका 5 प्रकार का वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पे देखा, वर्गीकरण को आज हमने कंप्लीट किया है। अगला जो क्लास होगा वो सेल पे होगा, और जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती जाएगी काफ़ी इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा, क्योंकि आप सेल्फ यानी अपने बारे में पढ़ेंगे, अपने तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगली जो क्लास होगी हमारी वो कोशिका होगी, यानी हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई के रूप में इसको देखा जाएगा, और कोशिकांग के बारे में भी हम समझेंगे कि ये कोशिका किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है। ठीक है, उसके बारे में समझेंगे। अगर आप बेसिकली अगर बात करें तो जो भी आप जैसे मान लीजिए कि भोजन, आप डेली भोजन लेते होंगे, ठीक है,
तो आप जो भोजन ले रहे हैं बेसिकली इसका क्या प्रयोग है, आपके शरीर में ये किस तरीके से यूटिलाइज होता है, ठीक है, ऊर्जा किस चीज़ को मिलती है। आपने सुना भी होगा कभी कि माइटोकॉन्ड्रिया को जब हम पढ़ रहे होंगे सेल में, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा पावर हाउस कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ों को हम अगली क्लास में समझेंगे, जिसमें हम सेल को समझ रहे होंगे, ठीक है, यानी सबसे छोटी इकाई को समझ रहे होंगे। और ये जो आपकी पहली दूसरी तीसरी जो क्लास होने वाली है वो एक बेस है आपका बाकी के जो आगे जो टॉपिक आने वाले हैं उसको समझने के लिए, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा जो बताई गई चीज़ें वो समझ में आई होंगी, और लगातार आप देखते रहिएगा। चूँकि आपको पहली क्लास में जो चीज़ें अभी थोड़ी सी लग रही होंगी, थोड़ी डाउटफुल लग रही होंगी, वो जैसे जैसे टॉपिक आते चले जाएंगे हम लोग डीपली उस पर बात करेंगे तो आपको वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आई होप अच्छा लगा होगा आप सबको। बाकी वही सारी चीज़ें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, समझिए और लाइक कमेंट करिएगा, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। बाय।